हेलो, हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप लोगों को मैं टेक्सटाइल पढ़ा रही हूँ। टेक्सटाइल का काफ़ी हद तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब ज़्यादा उसमें बचा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा होम मैनेजमेंट पढ़ा देती हूँ, ताकि होम मैनेजमेंट भी कंप्लीट करीब करीब हो जाए। तो फिर उसके बाद में जो है दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बचेंगी, फिर वो आगे जो है अपना एक हिसाब से व्यवस्थित कर लिया जाएगा। आपका मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मैं डाल दूँगी। होम मैनेजमेंट की क्लासेस भी प्लेलिस्ट में चली जाएंगी और टेक्सटाइल की क्लासेस भी प्लेलिस्ट में चली जाएंगी, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। शेयर करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, आपको शेयर करना चाहिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना चाहिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके लिए जो हितकर है वो आपको मिल सके। ठीक है। मैं जो है टेक्सटाइल की जो है वीडियो जो डाली थी उस पर कई लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने उसका नाम मेंशन नोट करके रखा हुआ है। मैं उसका नाम नोट की हुई हूँ और वो नाम मैं आप लोगों को कल अपनी एक वीडियो डालूंगी, मोटिवेशन वीडियो डालूंगी। उसमें लास्ट में उस वीडियो के उन लोगों का नाम मैं लूँगी। ठीक है। अभी से क्या है, अभी से मैं आप लोग को हर हालत में 2 बजे से 3 बजे के बीच में वीडियो दे दूँगी। ठीक है। आपको 2 बजे या 3 बजे आपको वीडियो अपलोड आपकी हो जाएगी और आप लोग उसको देख सकोगे। दूसरी चीज़, मैं सारा नाम नोट डाउन करके रखूँगी जितने लोग नीचे कमेंट करते हैं, और मैं हफ्ते में एक दिन मोटिवेशन वीडियो डालूँगी। उस दिन मैं वो सारे नाम आप लोगों के बताऊँगी कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया था। ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन लास्ट में पूछती हूँ, 2 क्वेश्चन कोई भी पूछती हूँ, कभी पूछती हूँ, उसका आंसर आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में देते हैं तो उसका भी मैं जो है नाम उसी वीडियो में डालूँगी। जो हफ्ते में एक वीडियो रहेगी वो आपकी टॉपिक रिलेटेड नहीं रहेगी, वो जो है मोटिवेशन वीडियो रहेगी, उस पर आपके वो नाम मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, फिर बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं। आज बहुत आसान सा टॉपिक है, सिर्फ आप लोग को एक रिवीजन करना है, क्योंकि जो लोग गृहिणी हैं उनको पता है कि क्या करना है, और जो लड़कियां हैं उनको अपनी मम्मी को देखकर, अपनी भाभी को देखकर और ख़ुद को भी आगे के जीवन में देखकर ये महसूस होगा कि हमको क्या करना है। ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं भौतिक पदार्थों का व्यवस्थापन। पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, पहले हम लोग शुरू करते हैं भौतिक पदार्थों का व्यवस्थापन। आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, भौतिक पदार्थों का व्यवस्थापन और गृहिणी के गुण, ये 2 चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ना तो कोई जो है परिभाषा वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस भी जो है आते हैं, बहुत आसान से आते हैं, जो आप लोग हल कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। तो भौतिक पदार्थों का व्यवस्थापन क्या होता है। भौतिक पदार्थों से संबंधित निर्णय, आयोजन और नियंत्रण दोनों चरण के लिए होते हैं। भौतिक पदार्थों के उपयोग और सावधानी के संबंध में कुछ आयोजन चरण में और मुख्य रूप से नियंत्रण चरण में निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। भौतिक पदार्थ मतलब कि जो वो पदार्थ, भौतिक पदार्थ मतलब वो पदार्थ जो हम ले सकें, जो हम खरीद सकें, जो हम यूज कर सकें शारीरिक रूप से। जैसे पैसा हो गया, भौतिक पदार्थ हो गया, खाना हो गया, भौतिक पदार्थ हो गया। तो ये सारी चीज़ें भौतिक पदार्थ हैं, ये हम यूज कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अब जो है आप उसको नहीं कर सकते। हवा, ये हवा आपकी भौतिक पदार्थ नहीं है, प्राकृतिक पदार्थ है। पानी प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। इससे भौतिक पदार्थ में इससे कोई जो है तुलना नहीं। अब कह दो हवा मुझे जब ज़रूरत होगी तभी हम लेंगे, ऐसा नहीं होता। भाई हवा चल रही है तो हवा लगेगी आपको, आप चाहो या न चाहो। वो अलग सी बात है कि आपको ठंडक लग रही है तो आप रजाई ओढ़ के लेट जाओ, वो अलग सी बात है। लेकिन जो चीज़ें प्राकृतिक हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, आप उसको चाहो या न चाहो। ठीक है। गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगी, आप चाहो ना चाहो। ठंडी के मौसम में ठंडक लगेगी, आप चाहो या ना चाहो। बरसात के मौसम में बारिश होगी, पानी भरेगा, कीचड़ बनेगा, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है। लेकिन अगर आप जो है खाना आप खाना चाहते हो तो आप खाओ, अगर नहीं मन करता नहीं खाओ, खाना आपके मुंह में नहीं जा पाएगा। ठीक है। आप पैसा रखे हो, आप खर्च करोगे तो खर्च होगा, अगर आप नहीं खर्च करना चाहोगे तो पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, भौतिक और प्राकृतिक रूप से ये आपके सामान हैं। ठीक है। अब भौतिक पदार्थ जो होते हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं उनका क्या है कि
भौतिक पदार्थों का चुनाव, उपयोग और सावधानी के समय में सफल हुआ या असफल हुआ या मनुष्य को देखना होता है। कहने का मतलब ये है, जो भौतिक पदार्थ है उसको हमने चुना और इसके बाद हमने उपयोग किया, तो उसकी उपयोगिता सफल है या असफल है। जैसे मान लीजिए आपने रुपए कमाए और आपका रुपया आपने 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,50,000, 3,00,000, 5,000, 10,000 जो भी कमाया आपने, उस पैसे को आपने उपयोग किया, तो उस पैसे से आपने अर्जित क्या किया, तो वो चीज़ हो गया कि भौतिक पदार्थ की आपने उपयोगिता क्या की। ठीक है, चलो मान लिया आपने पूरे महीने मूवी देख के पैसा खर्च कर दिया, तो मनोरंजन के लिए एक मूवी बहुत होती है। तो अगर आपने 30 दिन मूवी देखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उसका व्यर्थ उपयोग किए रुपए का। ठीक है, लेकिन आपने वही घर के लिए कुछ सामान लेके आए, बच्चों की फीस जमा की, आप अपने घर में कुछ जो चीज़ें घटी थी, ऐसे मान लीजिए आपके घर के चद्दर फटे हुए थे, आपको घर में राशन भरना था, आपको घर में बच्चों की फ़ीस जमा करनी थी, आपके घर में आपकी बिजली के बिल जमा करने थे, तो ये सारी चीज़ जो थी, या आपको जो है जो भोजन था या जो आपका राशन था, अनाज था, उसको थोड़ा सा किसी दानी आदमी, किसी जो है जो ज़रूरतमंद था उसको देना था, तो ये क्या हो, ये उपयोगिता हुई। तो भौतिक पदार्थ का उपयोग करने में हमने क्या उपयोग किया, क्या सावधानी बरती, क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी, हमने अच्छे से उसका उपयोग किया या हमने व्यर्थ कर दिया, बिजी कर दिया, ऐसा कुछ किया, तो उसकी जो है ये जानकारी भौतिक पदार्थ में आती है। ठीक है, अब आयोजन क्या है, किन पदार्थों की आवश्यकता है, कितनी संख्या में। आयोजन यही है, जैसे मान लिया कि आपके घर में 50 आदमी खाना खाने वाले आते हैं, फिर कोई प्रोग्राम, मान लो एक छोटा सा कथा है जो आपने किया कि आपके यहाँ कोई, मान लो बच्चे का जन्मदिन है, आपने कथा किया, आपको 50 आदमी को भोजन कराना है, तो भोजन कराना है तो वो आयोजन करना पड़ेगा आपको ना, आयोजन करना पड़ेगा। तो आयोजन करके आप कितना आपको जो है राशन चाहिए, कितना आपको सब्जी चाहिए, कितना आपको तेल चाहिए, कितना आप व्यक्ति हैं, कितना बैठने का स्थान चाहिए, कितना मिठाई चाहिए, कितना पानी क्या जो है जग चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें सामान है। सामान क्या क्या लगेगा, कितनी संख्या में लगेगा, तो ये आयोजन हो गया। ठीक है, फिर क्या है, प्रत्येक में किन विशेषताओं की आवश्यकता है, मतलब हर एक चीज़ में किन किन विशेषताओं की। जैसे मान लीजिए अब वही आप प्रयोजन ले लीजिए, कथा वाला, रामायण वाला, तो क्या है आपके यहाँ कौन सा प्रयोजन में किस काम में क्या लग रहा है, वो चीज़, प्रयोजन मतलब कारण, किस कारण में क्या जो है आवश्यकता पड़ रही है, वो आपका पता चलना चाहिए। उन्हें प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेनी है, पानी है, तो उनको प्राप्त कैसे किया सकता है। जैसे मान लीजिए आपको रुपए पाने हैं, आपको सुख पाना है, आपको धन पाना है, आपको राशन पाना है, आपको जो है कपड़े पाने हैं, आपको ज़मीन पानी है, आपको घर पाना है, तो आपको किस तरह से पाना है, वो कितनी संख्या में पाना है, आप किस तरह से उसका आयोजन करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या है, फिर आगे है पदार्थों का चुनाव और संख्या। जैसे कि पदार्थों का चुनाव किसी व्यक्ति के रहन सहन के स्तर से प्रभावित होता है, इसमें आधारभूत मूल्य भी सम्मिलित होते हैं। भौतिक पदार्थ के संबंध में निर्णय सामान्यतः तब लिए जाते हैं जब पारिवारिक बजट बनाया जाता है। बजट बनाने का प्रथम चरण यही होता है कि परिवार द्वारा आवश्यक चीज़ों की जो है लिस्ट बनाई जाए और इसके बाद उनकी जो है जो इच्छाएँ हों भौतिक पदार्थों की, उनको लिस्ट में मेंशन किया जाए। इसी सूची में भौतिक पदार्थों के साथ साथ कई अभौतिक पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। कई वस्तुओं को धन के उपयोग के बिना भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः इस चरण में पारिवारिक आयोजन में विशिष्ट वस्तुओं का सम्मिलित करना अथवा न करना, यह निर्णय जो करता है आयोजन उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई कुछ चीज़ें तो रुपए से मिल रही हैं, कुछ चीज़ें रुपए से नहीं मिल रही हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमें राशन लेने जाना है, तो वो तो रुपए से लेने जाना है। ठीक है, लेकिन मान लो हमने बगीचा लगा रखा है, तो वहाँ से आम तोड़ना है, तो बिना रुपए के तोड़ना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धन के प्राप्त होते हैं, कुछ चीज़ें धन के नहीं प्राप्त होते। अभौतिक चीज़ें, जो अभौतिक मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे हवा है, तो भाई हम एसी की हवा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कूलर की हवा की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राकृतिक हवा की बात कर रहे हैं, तो वो आपको अभौतिक रूप से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसमें वो चीज़ें भी सम्मिलित हो सकती हैं। या जैसे मान लीजिए आपका फल फूल है, आपकी सब्जियां हैं जो आपके खेत में आ रही हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी प्राकृतिक भी हैं और अभौतिक भी हैं, ये उस लिस्ट में शामिल होती हैं।
अब वस्तुओं की विशेषताएं, यह निश्चित करने के बाद कि किन वस्तुओं की आवश्यकता है और इच्छा है परिवार या व्यक्ति द्वारा यह निश्चित किया जाता है। प्रत्येक वस्तु में किन विशेषताओं की आवश्यकता है, जैसे किस मात्रा में, किस गुण का, क्या चीज़ चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी एक गृहिणी है, उसको बेलन चाहिए, ठीक है। अब बेलन उसको क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, भारी चाहिए, हल्का चाहिए, वो गृहिणी बता सकती है, ठीक है। तो वो वस्तुओं की विशेषता क्या है भाई, हल्का है, मोटा है, वो क्या होगा, वो उसकी विशेषता, वस्तु की विशेषता। भाई मोटा होगा तो कैसा रोटी बनेगा, पतला होगा तो कैसा रोटी बनेगा, तो ये आपको गृहिणी बता सकती है, उसके लिए वो वस्तु कितना उपयोगी है। कुछ स्थितियों में विशिष्ट वस्तुओं की इच्छित विशेषताएं समान होती हैं, जबकि कुछ स्थितियों में जो है अलग, जैसे मतलब अलग होती हैं। नाश्ते की टेबल को इस प्रकार से जो है खरीदा जाता है, किसी को जो है बहुत खूबसूरत होता है, किसी को जो है बहुत थोड़ा निम्न क्वालिटी का होता है, किसी को छोटी जगह के लिए खरीदा जाता है, किसी की बड़ी जगह के लिए खरीदा जाता है। तो कुछ स्थिति भी डिपेंड करती है वस्तुओं को लेने की। जब किसी भौतिक पदार्थ का चुनाव किया जाता है तो उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो है उनकी देखभाल किस तरह से होगी, उनके कमरे में रखने की जगह है कि नहीं, ठीक है। लकड़ी का फर्नीचर अगर जो है चुनाव किया गया है तो उसका रंग क्या है, या चद्दर का चुनाव किया गया है तो उसका रंग क्या है, कमरे के अनुरूप है कि नहीं। कमरा छोटा है, चद्दर भी बहुत गाढ़े कलर का खरीद लिया तो कमरा छोटा लगने लगेगा। तो कुछ भौतिक पदार्थ ऐसे हैं जिसका चुनाव भी बहुत विचार से, बहुत सोच विचार कर करना चाहिए, ठीक है। भौतिक पदार्थ को अपने बजट में खरीदना चाहिए। जैसे आप चादर खरीदने जाओ तो आप 8,000 की चादर के बजाय 800 का चादर लेके आओ, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो कोई बात नहीं भाई, आप 8,000 का लाओ चाहे 80,000 का लाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है कि नियंत्रण क्या होता है। अब अच्छा नहीं, वस्तुओं के प्राप्त करने की विधि। अब जो वस्तु आपको, ये तो भौतिक हो गया, अब इसको प्राप्त करने की विधि क्या क्या होती है। जैसे कि कुछ वस्तु होते हैं, उनको प्राप्त करने का भाई अपना एक जो है कारण होता है, एक तरीका होता है। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो उसकी वास्तव में आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कि आपका सोफ़ा है, एकदम से टूट चुका है, एकदम उसके बिना काम नहीं चल रहा, तो वो आवश्यकता है। लेकिन मान लो आपके घर में एक सोफ़ा है ऑलरेडी और आपको उसकी डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही, इसलिए आपको दूसरा लेना है, तो क्या है, वो आवश्यकता नहीं है, वो आपकी भौतिक आवश्यकता है ज़रूर से, लेकिन वो ऐसे ही है, शौकीन वाली आवश्यकता है, ठीक है, कि हाँ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा लेना है। कोई दूसरी वस्तु खरीदनी है तो उसका उद्देश्य क्या है। खरीद तो लेनी है, सोफ़ा खरीद लेना है, तो मुझे लेना किस लिए है, रखना कहाँ है, ठीक है। फिर कोई वस्तु मुझे लेनी है, उसकी खरीदनी है, उससे अपेक्षाएं क्या क्या है। मतलब हमने एक सोफ़ा खरीदना है तो क्या अपेक्षा है, मेरे पास 2 सोफ़ा हो जाएगा तो या तो एक वो सोफ़ा पड़ा रहेगा फालतू का, या तो ये सोफ़ा पड़ा रहेगा। तो एक सोफ़ा रहेगा तो उससे जो है बैठेंगे लोग, अपना जो है जो व्यवस्था उस पर होती है, बैठने की, उठने की, जो भी करने की। लेकिन अगर दूसरी भी हो जाएगी तो उससे अपेक्षा है क्या है, उस सोफ़े से क्या अपेक्षा है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्य क्या है, ये वस्तु कितने की है, हमारे जो है उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये हमारे आर्थिक स्थिति में आ सकती है कि नहीं आ सकती। ये सारी चीज़ें जब आप सामान खरीदने जाए, भौतिक पदार्थ लेने जाएं, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नियंत्रण, उस वस्तु में कितनी देखभाल की आवश्यकता है, ये जानना जरूरी है भाई। आपका जो है जो वस्तु है, गृहिणी जब कोई पदार्थ खरीदने बाजार जाती है तो उसके सामने कुछ प्रश्न जरूर उठते हैं, जैसे कि उस वस्तु जो मैं खरीद रही हूँ उसकी देखभाल की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए आपने एक सोफ़ा कवर खरीदा और आपका वो सोफ़ा कवर ड्राई क्लीनिंग वाला है और आपकी आय इतनी नहीं है कि आप शर्ट पैंट सोफ़ा कवर चद्दर ड्राई क्लीन करवा सकते हैं, तो फिर आपको क्या फ़ायदा वो चीज़ खरीदने का जो आपके लिए उपयोगी ना हो, ठीक है। फिर उत्तम भाव, उत्तम डिजाइन। भाई डिजाइन, आप सोफे का कवर खरीद रहे हो तो आपकी रेट में भी आ जाए और डिजाइन भी सुंदर हो। ये नहीं कि आप रेट बहुत कम लाए हो, डिजाइन भी खराब है, या आप रेट बहुत हाई लाए हो और डिजाइन फिर भी खराब है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आएगा लेबल और सूचनात्मक साहित्य द्वारा नियंत्रण। भाई लेबल, जो आप सामान जो खरीद रहे हो उस पर जो लेबल लगा है वो लेबल ज़रूर देखो। देखने के बाद आप ये पता करो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हुई हैं, वो चीज़ें जो मिलाई हुई हैं वो
सही है कि नहीं सही है, और अगर नहीं सही है तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वो सही है तो आप उसको ले सकते हो। उसमें रेट आप देखोगे, उसमें आप एक्सपायरी डेट देखोगे, ये सारी चीज़ें आप जब देखोगे उसके बाद लोगे, ठीक है। आप स्वतंत्र हो परीक्षण करने के लिए, इसीलिए वो सारे ही सामान लेने चाहिए जिस सामान में पीछे आपके सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल मेंशन किए हो, इतना ग्राम ये है, इतना मिलीग्राम ये है, इतना किलोग्राम ये है, जो भी आपको लेना है। इसमें इतना मिनरल पाया जाएगा, इसमें इतना फैट पाया जाएगा, इसमें इतना ट्रांस फैट पाया जाएगा, ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, इसमें साल्ट है, इसमें शुगर है। जब तक ये सारी चीज़ें मेंशन हो और आप देख ना लो, तब तक बिल्कुल से आप इसको नहीं लिया करो, ना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, वस्तुओं के उपयोग और देखभाल के संबंध में निर्णय के द्वारा विकास नियंत्रण। अब वस्तुओं का उपयोग क्या है, आपको ये तय करना है कि भाई जो हम वस्तु ले रहे हैं वो उपयोगी है कि नहीं है। इसके बाद उसकी देखभाल, मतलब आप ऐसी वस्तु ले, मान लो आप अचार खरीद लाए, जैम खरीद लाए, कुछ खरीद लाए, और उसकी आप देखभाल करना है कि आप अचार लाए हो तो उसको सर्दियों में और बरसात में धूप में दिखाना है, और आप नहीं दिखा रहे हो तो भुकड़ी लग गया, फफूंदी लग गई, अचार आपका ख़राब हो गया, तो उसका उपयोग, उसकी देखभाल अनिवार्य है, ठीक है। फिर निर्णय में विकास द्वारा नियंत्रण। भाई निर्णय जो आप ले रहे हो इन सब के लिए उसका ऐसा निर्णय होना चाहिए कि जो विकास हो और जो नियंत्रित हो, ये नहीं अनियंत्रित निर्णय लो। आप ऐसे निर्णय लो जो अच्छा हो, नियंत्रित हो। जैसे यदि एक व्यक्ति जो है यह ज्ञान प्राप्त करता है कि पानी का तापक्रम उबलने के बिंदु के बाद नहीं बढ़ता, चाहे कितना भी अधिक ऊष्मा का उपयोग उस पर कर लिया जाए, तो यह सिद्धांत किसका है, ईंधन की बचत का है। तो जब एक बार पानी उबल चुका है तो क्यों उसको बिना मतलब खौलाना है। भाई अब क्या, खौलाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक बार पानी खौल गया तो अब आप उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर पे आप डालोगे तो पानी खौलेगा ही। ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर पानी डालोगे तो पानी टेम्परेचर पे पानी गर्म करोगे तो आग बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो खौलेगा ही, बस खौलता रहेगा। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें तय करनी है कि क्या जो है कैसे होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा मूल्यांकन। अब वो वाला मूल्यांकन नहीं है जो अस्तर वाला मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन है आपके सामानों की सूची का मूल्यांकन, आपके सामान के भौतिक चीज़ों का मूल्यांकन। घरों के भौतिक पदार्थों का व्यवस्थापन का मूल्यांकन स्तरों से संबंधित होता है। घर के भौतिक व्यवस्थापन की बात हो रही है यहाँ पर आपके सामाजिक वाले की बात नहीं हो रही कि मूल्य से आपके स्तर का, आपके लक्ष्य का पता चलता है, वो वाला व्यवस्थापन ये नहीं है, ठीक है। पदार्थ अस्थायी होते हैं इसलिए उनका अवलोकन आसानी से किया जा सकता है, इसलिए उसका मूल्यांकन करना अनिवार्य है। जीवन की लंबाई, मतलब जो आपके पदार्थ हैं वो कितने दिन तक चल सकते हैं, कब ये खराब हो जाएंगे, इनका कितना दिन तक रखना इनको अनिवार्य है, कितने दिन तक ये रखे जा सकते हैं, उसके बाद रखने से पहले उनको ख़त्म कर देना चाहिए, यानी खर्च कर देना चाहिए, ठीक है। ये आपके जीवन की लंबाई है। निरंतर संतोष का परीक्षण एक नाजुक प्रक्रिया है। यदि व्यक्ति पदार्थों से प्राप्त संतोष की खोज निरंतर करे तो देखेगा कि संतोष कई विभिन्न कारणों से और का परिणाम है। इस पर व्यक्ति की आंतरिक मूल्य पर प्रभाव डालते हैं। भाई जब आप सामान खरीदने जाते हो, जैसे मान लो आप साड़ी खरीदने गए, तो आपको साड़ी खरीदने आप दुकान पे बैठते हो तो आपको एक के बदले 2 साड़ियाँ पसंद आएगी, 3 साड़ियाँ पसंद आएगी, लेकिन हम लोग का जो बजट होता है वो अलाउ नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साड़ी लेकर चले आते हैं। तो संतोष होता है ना, वहाँ पर संतोष करते तभी लेके आते हैं, नहीं तो अगर हमें 3 चाहिए तो हम जिद पे अड़ जाए, नहीं मुझे 3 दिलाओगे तभी मैं घर जाऊँगी, तो बेचारा आदमी परेशान हो जाएगा, ना वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो क्या है, वो संतोष किया जाता है ना। व्यक्तियों का प्रभाव क्या होता है, भौतिक पदार्थों के व्यवस्थापन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि वस्तुओं की तुलनात्मक महत्व का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह विशेषकर तब सत्य होता है जब परिवार या समूह के विभिन्न सदस्य इस बात पर सहमत नहीं हो जाते हैं कि किसी विशिष्ट वस्तु का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कहने का मतलब है, जब कोई भी वस्तु घर में आती है और सारे लोग मिलकर तय कर देते हैं कि इस चीज़ का प्रयोग हमें सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे मान लो आपने एक पैकेट बिस्किट खरीद के लाई, ठीक है, वो एक पैकेट मतलब एक पाउच वाली नहीं, बड़ी वाली जो गत्ता बोलते हैं वो खरीद के लाया। आपने घर वालों से कह दिया कि भाई आप लोग देख लो, ये एक गत्ता मैंने बिस्किट खरीद के लेके आई है और ये मैं मेहमानों के लिए लेकर आई हूँ पानी पिलाने के लिए।
तो घर वाले सारे जब ये तय करेंगे हाँ हाँ ठीक है, इसको हम अनामत से लेकर खाएंगे नहीं, हम तभी इसको खाएंगे जब हमको जो है बहुत मन करेगा तो हम खाएंगे, नहीं तो मेहमानों के लिए रखेंगे, तब तो ठीक है। तब तो आप इस पर व्यक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है, इस सामान का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ रहा है, व्यक्तियों का प्रभाव इस सामान पर पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने किसी को कुछ बताया नहीं और आप बिस्किट ले आकर रख दिए तो लोग जो पाया वो खाया, जब कोई मेहमान आए तो वो नहीं पाया, तो क्या होगा? तो वो प्रभावशील, नियंत्रण, मूल्यांकन और व्यवस्था भौतिक पदार्थ की व्यवस्था पर नहीं कहलाती है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गए, ये आपका हो गया भौतिक पदार्थों का व्यवस्थापन। ठीक है, अब आएंगे हम लोग गृहिणी के गुण के बारे में। अब गृहिणी के गुण, भाई गृहिणी एक ऐसी महिला होती है कि जो पूरे घर को संभाल के रखती है। आप समझ लो केंद्र होती है। जैसे अगर आपको एक गोला बनाना है तो गोले प्रकार का सबसे पहले जो है आपको जो उसका वो सुई होता है उसको कहीं चुभो के एकदम से गड़ा के रखना पड़ता है, उसके बाद गोला बनता है। सही है ना? जैसे मान लो कि आपका ये आपका क्या है, ये आपका बिंदु है। अब आपको गोला बनाना है तो पहले आपको यहाँ पर ऐसे रखना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको यहाँ रखना पड़ेगा और फिर इसके बाद ऐसे आपको घुमाना पड़ेगा। तो जब ऐसे आप घुमाओगे तो क्या हो गया, आपका बिंदु ये हो गया। तो गृहिणी जो है ये बिंदु है और ये पूरा परिवार उसका गोला है। ठीक है, ये जिस हिसाब से गृहिणी काम करेगी उस हिसाब से परिवार काम करेगा। अगर ये गृहिणी जो है सवेरे उठती है तो आपके बच्चा स्कूल जा सकता है, आपका पति ऑफिस जा सकता है, आपका पति, आपके सास ससुर पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सब्जी ले सकते हो, आप घर की साफ सफाई करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। लेकिन अगर ये गृहिणी 10 बजे सो के उठती है तो आपका बच्चा टिफ़िन लेके स्कूल नहीं जा सकता, पति आपका भूखे चला जाएगा, सास ससुर आपके बैठे रहेंगे, तो पूरे परिवार की व्यवस्थापन बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, तो गृहिणी एक केंद्र है। अब गृहिणी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, गृहिणी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इसको आप देखो। ठीक है, अब अरेबियन पोप ने इसमें कुछ बोला है, पोप ने इसमें बोला है कि गृहिणी के उस महत्वपूर्ण योगदान को इस समय वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सभी वस्तुएं हमें भाग्य से मिल जाती हैं, परंतु एक पत्नी अथवा गृहिणी ईश्वरीय वरदान है। सभी वस्तु हमें भाग्य से मिल जाती है, मतलब कुछ भाग्य से, कुछ कर्म से मिल जाता है, लेकिन एक गृहिणी है जो ईश्वर का वरदान है। और उसमें से एक सफल गृहिणी, एक सुनियोजित गृहिणी, एक मानसिक शक्ति वाली गृहिणी, एक मतलब हर तरह से सर्वगुण संपन्न गृहिणी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इसको कौन कहा है, इसको पोप ने कहा है। पोप मतलब क्या है, इसका जो है पोप जी ने इसको बोला है। ठीक है, तो गृहिणी के गुण क्या क्या होते हैं, गृहिणी में पहली बात तो शारीरिक गुण होते हैं। शारीरिक गुण क्या क्या गृहिणी के होते हैं, गृहिणी के शारीरिक गुण होते हैं स्वस्थ होना। भाई गृहिणी स्वस्थ रहेगी तभी सबका ध्यान रख पाएगी, अगर वो खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो सबका क्या ध्यान रखेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, फुर्तीला होना। अब गृहिणी फुर्तीली नहीं होगी तो फिर कैसे जो है, अब सवेरे आपको बच्चे को भेजना है, फिर आपको ऑफिस पति को जाना है, मान लो कोई गृहिणी जो है आउटडोर काम करती है उसको भी जाना है, अगर सास ससुर है उनको भी देखना है। ठीक है, घर में भी देखना है, आपके घर को व्यवस्थित भी करना है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना ये सब भी देखना है। तो अगर गृहिणी फुर्तीली नहीं होगी तो कैसे करेगी, तो गृहिणी को फुर्तीला भी होना चाहिए। गृहिणी के मानसिक गुण भी होने चाहिए। मानसिक गुण क्या होना चाहिए, बुद्धि, भाई बुद्धिमान होनी चाहिए। अगर बुद्धिमान नहीं होगी तो योजना कैसे बनाएगी, मूल्यांकन आदि कैसे करेगी, सारी चीज़ों का जो है घर को व्यवस्थित कैसे करेगी। शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित नहीं होगी तो जो है अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करेगी, घर को सुव्यवस्थित कैसे करेगी, जो है कैसे कहाँ पर क्या चीज़ रखना है उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि अनपढ़ गंवार आदमी घर नहीं ढंग से संभाल पाते हैं, उसी तरह से जो है पढ़ी लिखी स्त्री जो होती है उसको सब कुछ पता होता है। कल्पना शक्ति अच्छी होनी चाहिए। भाई कल्पना शक्ति अच्छी होगी तब वो गृहिणी दूरदर्शिता से देखेगी, दूरदर्शी होगी, परिवार को अच्छे से चला पाएगी। परिवार के अनेकों लक्ष्य को वो जो है जिनकी दीर्घकाल में प्राप्ति संभव होती है
उसको वो जो है योजना बनाने में कल्पना शक्ति का जो है उपयोग कर सकती है। निर्णय शक्ति, भाई निर्णय शक्ति इसकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो उसको निर्णय लेना हो है कि मुझे जो है अपने बच्चे का एडमिशन इस स्कूल से नहीं उस स्कूल में करवाना है, तो अगर वो पढ़ी लिखी, व्यवस्थित और कल्पना शक्ति वाली होगी और निर्णय शक्ति वाली होगी, तभी वो ले पाएगी ना कि भाई मेरे बच्चे का जो है अच्छा सब कुछ नहीं चल रहा है, मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो उसकी जो है निर्णय शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। कलात्मक होनी चाहिए, मतलब कि घर को जो है व्यवस्थित करने के लिए, सौंदर्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसको कला जरूर आनी चाहिए, कलात्मक होनी चाहिए। व्यवहारिकता, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे लगे कि जो है कोई उससे बात करे ऐसे लगे कुत्ता भौंक रहा है, काट ही लेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, जो अगर बात कर रही है तो अगर किसी का बात करने का नहीं भी मन कर रहा है तो भी वो उससे बात करे और खुशी खुशी जाए। तो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। परिवार के हर सदस्य से उसका तालमेल बैठना चाहिए और बाहरी आसपास के लोगों से भी उसका तालमेल अगर बैठे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसमें कुछ नैतिक गुण भी होने चाहिए। नैतिक गुण क्या होने चाहिए? गृहिणी के नैतिक गुण क्या होने चाहिए? नैतिक गुण होना चाहिए आत्मविश्वास होना चाहिए। भाई उसमें आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए। अगर उसके खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होगा तो दूसरा कोई इस पर क्या भरोसा करेगा। धैर्य होना चाहिए। किसी काम के लिए उसके पास पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो खाना बनाई, सब्जी बनाई और सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो वो घबरा गई। उसके लिए धैर्य होना चाहिए कि भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, मैं आटे की छोटी छोटी गोलियां डाल देती हूँ सब्जी में, आलू फोड़ के डाल देती हूँ सब्जी में, अगर हमारे पास पनीर है तो वो डाल देती हूँ, अगर मेरे पास ब्रेड है तो वो डाल देती हूँ। तो उसको क्या है, धैर्य हो उसके पास, ठीक है। कोई चीज़ बिगड़ गया, कोई काम खराब हो गया तो अगर उसके पास धैर्य है तो वो उसको जो है अच्छे से देख लेगी। वैसे गृहिणी के पास धैर्य होता है, मतलब महिलाएं जो होती हैं बहुत धैर्यवान होती हैं, वो तो सही है। रात भर जो है कोई झगड़ा लड़ाई करता रहेगा तो वो झगड़ा लड़ाई तो करेगी, लेकिन वो जल्दी जो है उस पर कोई उल्टा रिएक्शन नहीं देती है, ठीक है। तो गृहिणी जो होती है वो जो है बहुत धैर्यवान होती है, तो सही। भाई सबकी बात नहीं कर रहे हैं, 100% की बात नहीं कर रहे आप लोग, कोई अपवाद स्वरूप ले आओ कि फला की औरत तो नहीं है, फला की पत्नी तो नहीं है, लेकिन अधिकतर औरत ऐसी होती है जो धैर्यवान होती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी चोरी हो जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ धैर्य होना चाहिए। अगर गृहिणी के पास धैर्य नहीं होगा तो अपने परिवार को धैर्य कैसे देगी, ठीक है। फिर क्या, आत्मनियंत्रण और त्याग होना चाहिए, मतलब अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं है कि जो है हम सामान खरीदने गए हैं पूरे परिवार के लिए और हमने अपने लिए भी छोटी सी कोई सामान खरीदने की एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है, लेकिन जब हम गए तो बोले चलो छोड़ो, पहले परिवार और गए भाड़ में, पहले लाओ मैं अपने लिए सामान खरीद लेती हूँ फिर देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। अपने ऊपर नियंत्रण रखो कि ठीक है, फिर भैया चांस मिलेगा, कोई बात नहीं, फिर जब आज खरीदे फिर अगली बार जब चांस मिलेगा तो 2 की जगह 1 3 सामान लिख लेंगे अपने लिए। तो ये आत्मनियंत्रण होना चाहिए। त्याग की भावना होनी चाहिए, मतलब सबके लिए थोड़ा बहुत त्याग होना चाहिए। उत्साह बहुत होना चाहिए, बिना उत्साह के गृहिणी का काम नहीं होगा। किसी काम में रुचि लाने के लिए उत्साह जरूरी है। समायोजन, मतलब जो है गृहिणी दूसरे घर से लड़की दूसरे घर जाती है तो एक दूसरे में समायोजन कर लेना चाहिए, परिवार के सदस्यों के साथ मिल जाना चाहिए, तो ये समायोजन हो गया। प्रेम और सहानुभूति, प्रेम भी उसके अंदर होना चाहिए। गृहिणी के अंदर प्रेम नहीं होगा, आप उससे बात करने जाओ तो वो जो है बिल्कुल एकदम जो है कौवे की तरह काँव 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 करने लगे तो आप जो उससे बात ही नहीं करनी चाहो, ऐसे नहीं होना चाहिए। कोयल की तरह बहुत मीठी बात बोलनी चाहिए, बहुत प्रेमी होना चाहिए। सहानुभूत होनी चाहिए, मान लो किसी को चोट लग गया, किसी का धन का नुकसान हो गया, किसी का घर का नुकसान हो गया, किसी को कोई भी कारण से कोई समस्या हो रही तो आप उसके साथ सहानुभूति दिखा सको, उसके साथ प्रेम दिखा सको, उसके साथ जो है आप सौहार्द से पेश आओ, ऐसा होना चाहिए। सहयोगी होना चाहिए, सबका सहयोग देना चाहिए, सबके साथ सहयोग जो है प्राप्त करना चाहिए, सबका सहयोग प्राप्त भी करो और सबको सहयोग दो भी। अगर मान लो आप नौकर रखे हो, अगर मान लो आपके घर में कोई सास काम कर रही है, देवरानी काम कर रही है, जेठानी काम कर रही है, तो आप उससे सहयोग करना चाहिए उसके साथ। फिर नम्रता और मधुरता होनी चाहिए, नम्र होना चाहिए, स्वभाव का बहुत लचीला होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, बहुत मीठी वाणी का, बहुत प्यारे स्वभाव का होना चाहिए। समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वही सेम चीज़ है त्याग और समर्पण। फिर प्रबंधकीय गुण होना चाहिए, समय संवेदना होनी चाहिए। भाई समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो अगर आप प्रबंधन कर रही हैं, कोई गृहिणी हो तो समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको करनी है 5 बजे तक तो आपको 5 बजे तक करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि 5 बजे तक करनी है तो जो है आप उसको 8 बजे तक कर रहे हो, तो समय व्यवस्थापन होना ज़रूरी है। व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है गृहिणी के लिए। अगर गृहिणी कुशल है, बुद्धिमान है तो व्यवहार कुशल
होगी, अन्यथा तो कोई बात ही नहीं है। व्यवस्थित कार्य उसका बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, मतलब कि हर चीज़ को एकदम बढ़िया से करना चाहिए। उचित नियंत्रण ऐसा रखना चाहिए जो उचित हो, अनुचित नियंत्रण नहीं कि बिल्कुल मतलब मान लीजिए आपको किसी ने मालिक घर का बना रखा है तो आप ये कह दो कि जो है नहीं बिल्कुल जो है बक्सा खोलना नहीं है, चाहे जो है जान निकल जाए, ऐसा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नियंत्रण ये होना चाहिए कि ठीक है आप सामान ले लो लेकिन अनावश्यक खर्चा मत करना, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, रुपया हो, समय हो, खाना हो, पीना हो, कुछ भी हो, ठीक है। फिर क्या है जो है निर्देश देना, एक गृहिणी को उचित निर्देश देने की जो है योजना आनी चाहिए कि भाई वो छोटा है बड़ा है किसको किस हिसाब से निर्देश देना है उस हिसाब से दे। छोटा है तो प्यार से, बड़ा है तो नम्रतापूर्वक निर्देश देने की जो है एक गुण होना चाहिए। शक्ति की बचत, गृहिणी एक ऐसी होती है वो कार्य दिन भर करती रहती है लेकिन उसको ऐसा कार्य करना चाहिए, इस हिसाब से करना चाहिए ताकि उसके शक्ति की बचत हो। जैसे मान लो आप जो है बहुत ज़्यादा आपके पास काम है तो आप वॉशिंग मशीन का यूज करो तो आपसे शक्ति की बचत होगी, आप मिक्सी का यूज करो आपके शक्ति की बचत होगी, आप वैक्यूम क्लीनर का यूज करो तो आपके शक्ति की बचत होगी। आप अपने परिवार का सहयोग ले लो, आप अपने बड़ों से सब्जी काटने के लिए कह सकते हो, आप अपने छोटों से झाड़ू लगाने के लिए कह सकते हो। ये सारी जो है शक्ति की बचत भी है, प्रेम से आपका काम भी हो जाएगा और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। फिर क्या है आर्थिक गुण गृहिणी में होना चाहिए। आर्थिक गुण मतलब अनावश्यक खर्चा नहीं होना चाहिए गृहिणी के अंदर। गृहिणी के अंदर बढ़िया बजट होना चाहिए, बजट बनाए और पूरे महीने का वो बजट बनाए और एक संतुलित बजट बनाए, घाटे का बजट नहीं बनाए, ऐसा बजट बनाए जो उसका मितव्ययता भी उसमें आ जाए और जो है उसके कुछ बचत भी हो जाए जो उसकी कभी आवश्यकता पड़े तो काम आए, ठीक है। हिसाब किताब जरूर रखना चाहिए भाई। हिसाब किताब का मतलब ये नहीं कि एक गिलास कोई दूध पिया तो उसका हिसाब लिख लो, एक रोटी कोई खाई उसका हिसाब लिख लो, ऐसा हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए कि जो है आज मैंने इतने तारीख को ये चेक इनको दे दिया, यहाँ पासबुक पे मुझे जो है बैंक में एंट्री करवानी थी, ठीक है, मुझे राशन मंगवाना था, ठीक है, राशन का मुझे 4,000 रुपये देना था तो मुझे 4,000 रुपये उसको निकाल के रख लेना है, या 4,000 रुपये देना था तो हमने 5,000 रुपये दिया था, 1,000 रुपये बचा है तो उसको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लूँ, ऐसे हिसाब किताब होने चाहिए, ठीक है। फिर मितव्ययता होनी चाहिए, ना कंजूस होना चाहिए और ना बहुत अधिक खर्चीला होना चाहिए, बस आवश्यकतापूर्ण खर्च करना चाहिए, इसमें सब लोग सुखी रहें। बचत होनी चाहिए, ऐसा बचत होना चाहिए कि जो मितव्ययता के बाद आपकी बचत हो सके, जिसमें कभी भी कोई आवश्यकता पड़ जाए, कोई बीमार हो जाए, कहीं आपको यात्रा पे जाना हो, कोई आपको सामान खरीदना हो तो आप खरीद सकें, ठीक है। फिर क्या है विनियोग का ज्ञान। विनियोग मतलब आप कहाँ पर जो है पैसा लगा रहे हो ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं भी पैसा लगा दो आपको ज्ञान ना हो, ठीक है। फिर आपको क्या है रोजगार संबंधी गुण, आपके अंदर रोजगार संबंधी गुण होना चाहिए। मान लीजिए कभी कोई आवश्यकता पड़ जाती है, आपको रोजगार करना ही पड़ जाता है तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी रोजगार के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है फिर सामाजिक गुण। अब सामाजिक गुण क्या है भाई, सामाजिक गुण गृहिणी के अंदर ये होने चाहिए कि वो हंसती मुस्कुराती रहे, मिलनसार रहे, मित्रता अच्छी हो, पड़ोसियों से उसका पटता हो, बहुत अच्छा व्यवहार हो, सामाजिक संगठन में उसका पकड़ हो, मतलब वो सामाजिक हो। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रही, जो है सामाजिक आड़ोस पड़ोस में अच्छी बैठक हो, ठीक है। जो क्या किटी पार्टी वगैरह होती है उसमें उसकी जो है जाना आना हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी से मतलब ही ना रखे, ठीक है। फिर घरेलू गुण क्या होना चाहिए, रसोइया मतलब खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, पौष्टिकता का ध्यान हो उसको, बच्चों को क्या देना है, कितना दूध देना है, कितना पानी देना है, कितना मेवा देना है, कितना घी देना है, ये जानकारी गृहिणी को होनी चाहिए, ठीक है। स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना चाहिए भाई, कपड़ा साफ हो, घर साफ हो और रसोई साफ हो, बर्तन साफ हो, ये सारी चीज़ें गृहिणी को ध्यान देनी चाहिए। बच्चों का पालन पोषण किस हिसाब से करना है ये जानकारी होनी चाहिए, वरना बच्चों का पालन पोषण का ध्यान नहीं रहेगा, आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप कैसे पालन पोषण करोगे। वृद्ध सदस्यों की देखभाल कैसी करनी है ये भी जानकारी होनी चाहिए। होम नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, भाई किसी को जल गया है तो आपको बरनाल लगाना है, आपको कच्चा आलू लगाना है कद्दूकस करके, आपको आटा लगाना है गूँथ कर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको सांप काट लिया तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको तेज बांध कर और उसको चीरा लगा दो, खून निकाल दो, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। मान लीजिए किसी का सर फट गया है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सर के जो है ऊपर नीचे तकिया लगाकर जो है सर को ऊंचा कर दो ताकि खून ना बहे। ये सारी जानकारी गृहिणी को होनी चाहिए,
अब घर के बाहर के क्या गुण हैं? घर के बाहर के गुण है कि गृहिणी को जो है खरीदारी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई, गृहिणी सब्जी खरीदने गई है तो उसको जानकारी होनी चाहिए, उस कपड़ा खरीदने गई है तो जानकारी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर गृहिणी बाहर की खरीदने गई है तो उसको इतना जानकारी होना चाहिए कि अगर साड़ी खरीदने गई है तो 1,000 की साड़ी है तो और कोई आपसे 1500 मांग रहा है तो आप उसको ये ध्यान दे पाओ कि यहाँ 1500 मांग रहा है, पिछली दुकान पर 1,000 मांगा था तो हम 1500 क्यों दें। आप सब्जी खरीदने जाओ तो आपको ये लगे कि हाँ भैया ये सब्जी सड़ी गली है और ये मुझे 50 रुपये किलो दे रहा है तो वहाँ पर अच्छी सब्जी हम 50 रुपये किलो क्यों ना लें। ठीक है, ये सारी जानकारी गृहिणी को होनी चाहिए। कहने का मतलब गृहिणी को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। गृहिणी को ऐसा होना चाहिए कि वो हर स्थिति में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने आप को संभाल सके। कभी भी बीमारी आ जाए, कभी भी कोई आवश्यकता पड़ जाए, कभी भी कोई आर्थिक संकट आ जाए, कभी कोई शारीरिक संकट आ जाए, कभी भी कोई मानसिक संकट आ जाए तो गृहिणी उससे अपना बचाव कर सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, गृहिणी के बारे में था और उधर व्यवस्थापन के बारे में था, भौतिक संसाधन का व्यवस्थापन। ये दोनों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें जो कोई भी आपको कमी होगी, जो कुछ भी आपको पूछना होगा, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। मैं सारा आंसर करती हूँ। आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाओ और देख लो, मैं सारा जो है आंसर करती हूँ, जो जितने लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। अलग सी बात है, कभी लेट, कभी धीरे, कभी तेज़, कभी जल्दी करती हूँ ज़रूर। इसलिए अगर आपको जुड़ना हो तो आप पहले टेलीग्राम पर चले जाओ। टेलीग्राम का है अपर्णा सिस्टर TGT PGT। आप वहाँ पर चले जाओ, वहाँ से आपको हमारा ग्रुप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। वहाँ से आप मैसेज करके आप मेरे ग्रुप पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको PDF यहाँ से इसकी PDF आपको वहीं पर मिलती है, ग्रुप पर ही मिलती है। टेलीग्राम पर मैं क्विज़ कराती हूँ, आप वहाँ पर क्विज कर सकते हो। ग्रुप पर आप जो है सारी चीज़ें जानकारी आपको मिल सकती है। आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको ग्रुप पर मिल सकती है। हाँ, आप लोग से एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग ये नंबर किसी और को मत दिया करो, कोई अन्यथा मेरे पास फ़ोन आता है, कॉल आता है, तो ऐसा ना हो कि मुझे कंप्लेन करना पड़े और वो आपके नंबर से कॉल आया हो तो आपको परेशानी उठानी पड़े। तो प्लीज़ आप किसी और को नंबर मत दो, उसी को ये नंबर दो जो ज़रूरतमंद हो। जैसे जो लड़कियां पढ़ने वाली हों उनको दो, किसी लड़के को नंबर उठा के नहीं दे दो। ठीक है, और अपना भी नंबर कोशिश करो कि इधर उधर शेयर मत करो और दूसरों का भी नंबर इधर उधर शेयर मत करो। ठीक है, तो आप लोग कोई समस्या होगी तो आप व्हाट्सएप पे आ जाना, आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, आपको कोई समस्या होगी तो टेलीग्राम पर चले आना, टेलीग्राम पर क्विज ज़रूर करना। ठीक है, और एक जानकारी, मेरा दूसरा चैनल है मास्टरनी विथ GK विथ मास्टरनी जी। वहाँ पर मैं LT की GK की तैयारी करवा रही हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। और वहाँ पर इसमें लूसेंट चल रहा है तो आप लूसेंट की जानकारी पूरी ले सकते हो, शुरू से आखिर तक कराऊँगी। LT में लूसेंट के बाहर से कुछ नहीं आता है, ये सबको जानकारी होगी। ठीक है, तो इतना ही कहना था। तो मैं क्वेश्चन कुछ पूछ लेती हूँ। पहले तो ये बता दो, गृहिणी के अंदर जो है 2 बेस्ट चीज़ें बताना कि जो है 2 बेस्ट कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, गृहिणी के अंदर 2 बेस्ट गुण कौन से होने चाहिए जो सबसे ज़रूरी हो, एकदम इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भौतिक संसाधन व्यवस्थापन में 2 चीज़ों का नाम बताइए जो भौतिक संसाधन आपका व्यवस्थापन के लिए आता है। ठीक है, भौतिक जो साधन है उसके व्यवस्थापन में जो साधन का उपयोग किया जाता है वो आपको 2 चीज़ बताएंगे और जो है गृहिणी की कोई 2 बेस्ट यूज़ आप बताएंगे कि जो गृहिणी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको भौतिक 2 साधन बताने हैं और पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है गृहिणी के बेस्ट गुण, सबसे अच्छे गुण। ठीक है, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आंसर आपको कहाँ दूंगी, आपको मैंने आपका उत्तर कहाँ, आपका नाम कहाँ लेना है वो आपका मैं लूँगी, जो मोटिवेशन वीडियो डालूँगी उसमें लूँगी। और मोटिवेशन वीडियो हफ्ते में मैं 1 दिन डालती हूँ, किसी भी दिन डाल देती हूँ, कोई वो नहीं है कि हाँ मैं इसी दिन डालूँ। ठीक है, तो मैं उस दिन इसमें आपका सबका नाम लूँगी, मैं सबका नाम नोट करके रखती हूँ। मैं उस दिन उन सबका नाम लूँगी जो लोग आंसर करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और
मेहनत करिए। जो भी समस्या हो, आवश्यकता हो, आप मुझे, आपके पास बहुत रिसोर्स हैं, आप कहीं से भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।